Good morning dear students, most welcome on digital platform of Vision Point। डियर स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं मैं विकास सर MSc B.Ed आप लोगों के लिए फुल सिलेबस बायो का लेके आया हुआ हूँ। बेटा यू नो दैट आप जानते हो इस ईयर क्या डिस्टर्बेंस रहा, ऑफलाइन क्लासेस कैसे चल रही थी, ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे, कोई इशूज़ हो रहा है या क्या हो रहा है। बट बेटा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी सिलेबस दिया जाएगा, एथेंटिक सिलेबस दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड दिया जाएगा। प्लस बेटा मैं विकास सर आपको बायो पे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। हम अब आपके लिए जो 11th का जो आपका सिलेबस होता है बेटा, 11th लेवल एंड नीट लेवल बोथ दोनों के रिस्पेक्ट में हम लेके आए हैं। अब आप जानते हो बेटा कोई भी स्टूडेंट होता है 11th में उन्होंने बायो सेलेक्ट किया हुआ है तो उनका पहला एम क्या होता है, घर वालों का, उनके गार्जियन का एम होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर ही नहीं और भी फील्ड हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टरी से रिलेटेड आप जानते हो बेटा डिफरेंट फील्ड्स है। बायोटेक आपका होता है, माइक्रोबायोलॉजी में बायो होती है, फूड टेक में बायो होती है। फील्ड तो बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं लिमिटेड फील्ड नहीं है। बट आप 11th में बायो ले रहे हो तो आपका पहला एम होना चाहिए आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आपको सब पढ़ना है। बट हम बात बायो की करते हैं। बायो सिलेबस पे आप कभी भी फोकस करोगे, आप देखोगे आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे बायो 50% आती है। 50% मतलब आप समझ रहे हो फुल सिलेबस का हाफ तो आपका बायो होगा। इट मीन्स दैट आपको बायो को सीरियसली 1 by 1 पूरे चैप्टर को डिस्कस करना है, याद करना है, पढ़ना है। अब इसमें मदद कौन करेगा? अब हम आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे विकास सर आपके लिए फुल सिलेबस लेके आए हैं 11th विद फाउंडेशन नीट। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। जैसा आप जानते हो बेटा क्लास 11 का जो सिलेबस आपका है अकॉर्डिंग टू CBSE हम बात करें या अदर बोर्ड आप बात करोगे, नियर अबाउट आपके 22 चैप्टर्स यहाँ पे कंसीडर होते हैं। मेजर सब्जेक्ट है आपका, मेजर जो यहाँ पे कंसेप्ट लेके चल रहे हैं हम 11th में, वो क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। आप जानते हो नियर अबाउट यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो डाइवर्सिटी जहाँ से हमारी शुरू होनी है कि लिविंग से रिलेटेड चीज़ें हमें बायो में टोटली पढ़ना है। ओके तो हमें लिविंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है तो लिविंग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिविंग क्या है, लिविंग के फंक्शन कैसे होते हैं, लिविंग कैसे दिखते हैं, क्या फिजियोलॉजी है, मार्फोलॉजी क्या है, एंड सो ऑन, सब कुछ पढ़ना है बायो में। तो इसके लिए 11th सिलेबस में आपको अलग अलग यूनिट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अलग अलग यूनिट दिए गए हैं। उस यूनिट में पहली यूनिट आपकी आती है बेटा, फर्स्ट यूनिट में हम बात कर लें तो हमारी जो पहली यूनिट है वो है आप देखो डाइवर्सिटी। फर्स्ट यूनिट में हम किस पे बात करने वाले हैं? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम बात करने वाले हैं। ओके जैसा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, डाइवर्सिटी से यहाँ सीधा सीधा हमारा जो मतलब होता है बेटा वो क्या होता है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सिंपल है, डाइवर्स आप जानते हो, डाइवर्स मीन्स क्या होता है? डाइवर्स मीन्स होता है डिफरेंसेस। तो आपने अपने आसपास या अपने एरिया में जहाँ भी आप घूमने जाते हो, जहाँ पर रहते हो, आपने देखा होगा कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। आप ह्यूमन को देख लो, अदर एनिमल को देख लो, आप प्लांट को देख लो, और डिफरेंट तरह के फ्लावर्स आपको देखते हैं। तो आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आप देखते हो, प्लांट आप देखते हो, ये क्या है? ये लाइफ का फॉर्मेट तो है बट ये डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ का फॉर्मेट है। अब बात ये आती है कि जो हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ का फॉर्मेट है इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे। इसके लिए आपके सिलेबस में हम लेके आए हैं 1 by 1 आपके जो चैप्टर्स हैं। वो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको मिलेगा 11th में, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आपका चैप्टर पूरा का पूरा आपको दिखेगा यहाँ पे। इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हमने अभी भी कहा डाइवर्सिटी से लेकर के हमें लिविंग की प्रॉपर्टी तक पे बात करनी है। तो हमें प्रॉपर्टी किसकी पढ़नी, बात यहाँ पे आती है। ओके तो प्रॉपर्टी हमें किसकी पढ़नी है? हमें प्रॉपर्टी पे डिस्कस करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टी पे। ओके किसकी प्रॉपर्टी पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी पे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव आज का है, हम लोग क्या आज के सेशन में क्या डिस्कस करेंगे आप नोट करेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बात होगी, व्हाट इज़ लिविंग पे बात होगी, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। ओके तो अभी भी हमने आपको बताया भी जो डाइवर्सिटी हमारी, हम इस पर थोड़ा सा बात करें, हम डिटेल डिस्कस करेंगे आपसे।
तो डाइवर्सिटी क्या था? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस है। यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होगा, ये टर्म हम स्पेशली यूज कर सकते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी। क्या यूज कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया किसने है, ये प्रपोज किसने किया है, हम आपको बताएं। तो आपको नाम लिखना होगा W.G. रोसन। W.G. रोसन साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया था। क्या टर्म यूज़ किया था? बायोडाइवर्सिटी। एंड विल्किंसन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टर्म को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सप्लेन किया था विल्किंस ने। तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग यहाँ पे थ्योरीज दे रखा है, उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम आगे बात करेंगे बेटा, ये जो डाइवर्सिटी आपका है, ये टर्म अभी भी हमने आपको कहा, ये टर्म दिया गया किसके थ्रू है? W.G. रोसन ने। ओके, चलो ठीक है, बात हमें समझ में आ गई। अब व्हाट इज़ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पे हम लोग बात करेंगे। अब व्हाट इज़ लिविंग क्या है, इसकी प्रॉपर्टी पे आइए हम आपको बताते हैं बेटा, वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे व्हाट इज़ लिविंग आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। व्हाट इज़ लिविंग है क्या? आप देखो यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि लिविंग क्या होता है, आप कैसे बताओगे? तो आप अर्लियर क्लासेज पढ़ा होगा, सर ग्रोथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है, या इंसवाल प्रॉपर्टी आप बताते हो। बट यहाँ सिरियलाइज आपको देखो, यहाँ पे वन बाय वन जो प्रॉपर्टीज लेनी है वो हम आपको बताएंगे। वी कैन आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। कौन से फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो लिविंग में हमें डिस्कस करना है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखो, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। सेकेंड क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। थर्ड क्या है? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लिविंग की प्रॉपर्टीज। आप एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, दोज ऑर्गेनिज्म विच शो these fundamental properties are called living organism। उसे हम क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हमने क्या बताया आपको? ये प्रॉपर्टीज हमारे लिविंग बीइंग की है। यदि ये प्रॉपर्टी है तो लिविंग है, या प्रॉपर्टी नहीं है तो लिविंग नहीं है। ओके, तो आइए हम आगे बात कर लेते हैं बेटा। अब ये प्रॉपर्टीज आपको, सर प्रॉपर्टी तो ठीक है, प्रॉपर्टी है क्या? हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इनकी मीनिंग्स क्या हैं? प्रॉपर वे में हम इसे डिफाइन करके लिखेंगे कैसे? बेटा यहाँ सिर्फ सुनने से नहीं या जानने से नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपकी 11th बोर्ड में किस तरह से लिखना होता है, सब हमें समझाना है, सब समझना है। तो वन बाय वन हम आपको डिस्कस करेंगे इस पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम टेकआउट करते हैं, जो हम लिखा हुआ बेटा देखो आप, ग्रोथ। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रोथ है क्या? यूजुअली हम ग्रोथ को क्या बता सकते हैं? ग्रोथ मीन्स होता है इंक्रीज करना, बट ऐसा इंक्रीज नहीं हो, आज इंक्रीज किया कल फिर डिक्रीज होकर नॉर्मलाइज हो जाए, ऐसे कराएं। नॉर्मल हमें इंक्रीज में हम यूज तो करेंगे, बट इरिवर्सिबल इंक्रीज। देखिए एक वर्ड हमें इस्तेमाल करना है, इरिवर्सिबल, मतलब आप थोड़ा बड़े हो गए तो ऐसा नहीं कल छोटा हो जाएगा। आप प्लांट को ले लो, एनिमल को ले लो, कोई भी ले लो, आप हाइट को देखो, हाइट यदि बढ़ती है क्या फर्दर हाइट कम हो जाएगी? 5 फिंगर्स हैं, डिजिट 5 हो गए, नंबर बढ़ गया, क्या कल 4 हो जाएगा? नो, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो रिवर्सिबल नहीं है तो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन ऑर्गेनिज्म। कुछ भी इंक्रीज करता हो, कुछ भी इंक्रीज करता हो, वेट इंक्रीज करता हो, लेंथ इंक्रीज करती हो, सेल का नंबर इंक्रीज करता हो, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करता हो, एनीथिंग, बट वो कैसा होना चाहिए? इरिवर्सिबल होना चाहिए। उसे हम क्या काउंट करेंगे? इस इंक्रीज को ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ काउंट करेंगे। ओके, चलो ये तो बात हमें ग्रोथ की समझ ली, ग्रोथ हमें समझ में आ रहा है। अब सेकेंड नंबर में मैं आपको बताता हूं, क्या ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है? मान लो कोई आपसे बोलता है
कि ये देखो ये ग्रोथ कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म ये लिविंग है, तो ठीक है लिविंग है। बट बेटा बात यहाँ पे आती है, आपने सुना होगा माउंटेन्स भी ग्रोथ करते हैं, स्टोन्स आपने ज़मीन में देखे होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स दिखते हैं आपको, वो भी ग्रोथ करते हैं। तो जो डिफरेंट काइंड के स्टोन्स हैं, माउंटेन्स हैं, आखिर ये तो लिविंग नहीं है, तो इनका किस तरह का ग्रोथ है और लिविंग का ग्रोथ किस तरह का है। मीन्स यदि हम ग्रोथ वर्ड सिर्फ यूज करें तो ये लिविंग की 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर की जाएगी। ओके, तो अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे फिर लिविंग का ग्रोथ है कि नॉन लिविंग का ग्रोथ है। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे आपके लिए 2 पार्ट में से डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट जो आपको दिखेगा वो है इंटरनल ग्रोथ, सेकेंड पार्ट जो आपको दिखेगा वो है एक्सटर्नल ग्रोथ। ओके, इंटरनल ग्रोथ में हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से। पहले इंटरनल ग्रोथ आप देखोगे एकदम सिंपल, इंटरनली अभी हम आपको कहें आप पतला दुबला कोई लड़का तुम्हारे क्लास का हो और कल कह दो तुम मोटे होके आना, क्या कर लेगा? बाहर से कुछ लगा लेगा क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करना सडन टाइम पे नहीं हो सकता, बट लिविंग नॉन लिविंग है, आप उसके ऊपर कुछ लगा सकते हो, लकड़ी से कोई बेंच है ऊपर, बेंच पे आप लगा दिया तो बढ़ जाएगा। तो एक्सटर्नली याद रखना हमेशा क्या कौन ग्रोथ करता है बेटा, ये नॉन लिविंग ग्रोथ करते हैं। इंटरनल ग्रोथ जो हमेशा आपको दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, ये इंटरनल ग्रोथ आपको लिविंग में ही दिखेगा। तो जो इंटरनल ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, इंटरनल ग्रोथ हमारा हमने कहा कहाँ पे नजर आना चाहिए, कहाँ पे दिखता है। इंटरनल ग्रोथ हमें क्लियरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही दिखेगा। बट अब बात यहाँ पे आती, देखो ग्रोथ तो ठीक है इंटरनल में बता दिया, इंटरनल ग्रोथ है लिविंग में दिख रहा है, बट 2 चीज़ें हमें जाननी है। इंटरनल जो हमारा ग्रोथ चल रहा है ये लिविंग में दिख रहा है हमें, बट यहाँ पे हमें ये देखना होगा क्या ये एक तरह का ग्रोथ है या अलग तरह का ग्रोथ है। लिविंग के ग्रोथ भी 2 तरह के होते हैं, आप जानते हो, आइए हम आपको बताते हैं। आप लिविंग का ग्रोथ यहाँ पे देखोगे तो लिविंग के ग्रोथ में आपको क्या दिखने वाला है, सो सिंपल, ये ग्रोथ भी आपको 2 टाइप का दिखेगा, 2 टाइप का दिखेगा। फर्स्ट टाइप डिटरमिनेट ग्रोथ और सेकेंड टाइप इनडिटरमिनेट ग्रोथ। पहले नंबर पे डिटरमिनेट ग्रोथ। डिटरमिनेट ग्रोथ से हमारा मतलब क्या है, डिफाइंड ग्रोथ है ये। डिटरमिनेट ग्रोथ कैसा ग्रोथ है, डिटरमिनेट ग्रोथ हमारा डिफाइंड ग्रोथ है। डिफाइंड ग्रोथ मतलब अभी हम आपसे कहें कि बाहर हमने एक डॉग देखा है, क्या देखा है, डॉग देखा है, तो आप यूजुअली सर पूछोगे सर हाँ डॉग समझ गए हमने कहा हाँ डॉग में यार 4 लेग्स थे, अरे यार यूजुअल है 4 डॉग है तो 4 लेग्स होगा, 2 आइज होगी, 2 ईयर्स होगा। डिफाइंड है मतलब वहाँ आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इतने इतने हैं। आप जिस लिविंग को नहीं जानते उसे बताना पड़ सकता है, बट नॉर्मली जो यूजुअली आप जानते हो उसे आप बता सकते हो। तो ये तो डिफाइंड ग्रोथ हुआ। तो डिफाइंड ग्रोथ मोस्टली जो आपको दिखेगा ये एनिमल्स में दिखेगा। हमारा डिफाइंड ग्रोथ जो हमें कहाँ दिखेगा, एनिमल्स में दिखेगा। ओके, बट हमने एक टर्म और लिख रखा है ग्रोथ का दूसरा टाइप क्या है, और वो भी हम लिविंग की हम बात करें। इंटरनल ग्रोथ कहाँ होता है, लिविंग में होता, क्लियरली हमने आपको समझाया अभी अभी। तो सेकेंड टाइप में हम बात कर लेते हैं। इसका जो सेकेंड टाइप हमें दिखेगा वो है नॉन डिटर्मिनेट। नॉन डिटर्मिनेट, नॉन डिफाइन। तो नॉन डिटर्मिनेट या नॉन डिफाइन से हमारा मतलब क्या है यहाँ पे, तो नॉन डिटर्मिनेट या नॉन डिफाइन से मतलब ये है कि वो ग्रोथ तो इंटरनल करता है बट ये ग्रोथ डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है मतलब जैसे अभी अब जो आप जानते हो हम उनकी बात करेंगे। हमने आपसे बोला बेटा बाहर आपने मैंगो का प्लांट देखा है, तो वो लोग यस सर देखा है मैंगो का प्लांट है। हमने आपसे क्या क्वेश्चन किया कि बेटा आप बताओ मैंगो के प्लांट में कितने ब्रांचेज हैं। अब सर ये तो दिक्कत की बात है, मैंगो में कितने ब्रांच है डिफाइंड नहीं है। तो ये डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि है इंटरनल ग्रोथ है बट उनमें फिक्स नहीं है ब्रांच कहाँ से होगा, कितने होगा, लीफ कब तक होगा और वो ग्रोथ कब तक करेगा। कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, आप जानते हैं ओपन ग्रोथ होता है, क्लोज ग्रोथ होता है। तो ओपन ग्रोथ का मतलब क्या है, ये कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ उसे बढ़ना है, इंक्रीज करना है, नई लीफें आएंगी, नए नए फ्लावर्स आएंगे, हर साल उसे बढ़ना है। बट
एनिमल की हम बात करें तो क्या नए नए हाथ हर साल आएंगे, अंगुलियां आएंगी? ऐसा नहीं है। ये क्लोज ग्रोथ होता है, डिफाइंड ग्रोथ होता है। तो लिमिटेड ग्रोथ को हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेट ग्रोथ कहेंगे, डिफाइंड ग्रोथ कहेंगे। जो फिक्स होता है क्लोज ग्रोथ कहेंगे। और हमारा नॉन डिटर्मिनेट जो होता है बेटा, ये क्लियरली आप याद रखिएगा, ये आपको प्लांट्स में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? प्लांट्स में दिखेगा। और इस तरह का जो ग्रोथ होता है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ये ओपन ग्रोथ में आता है एंड नॉन डिफाइंड ग्रोथ है। क्लियरली हमने आपको बताया कि इंटरनल ग्रोथ किस तरह से दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए था, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ की। सेकेंड नंबर पे हमारा आएगा एक्सटर्नल ग्रोथ आएगा। ओके, तो आइए हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ का। एक्सटर्नल ग्रोथ जो आपका होगा, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ से रिलेशन हमारा क्या है। आप सपोज करो एक्सटर्नल ग्रोथ हमने बात किया, ये कहाँ पे हमें दिख सकता है? कहाँ पे दिख सकता है? ये हमें दिख सकता है नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में दिख सकता है। ओके, तो नॉन लिविंग में कैसे दिख सकता है? आप देखो, जैसे मान लो कोई आपने स्टोन देखा हो या कंकड़ देखा हो या माउंटेन्स आप देखते हो, तो इनके ऊपर जो होता है आउटर एरिया में थोड़ा थोड़ा जो करके हैं डस्ट सैंड्स ये लगते जाते हैं और इनकी साइज धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है और ये लेटर ऑन अगले फेज में ये लार्ज साइज के हो जाएंगे। तो ये जो ग्रोथ बाहर से आपको मैं बता रहा हूँ, बाहर से आप देख रहे हो, इस ग्रोथ को हम क्या कहेंगे? इस ग्रोथ को हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे। और ये जो आपका ग्रोथ है ये नॉन लिविंग में ही होगा। कहाँ पे होगा? नॉन लिविंग में ही होगा। ओके, आप समझ रहे बेटा? अब हम लोग सबसे पहले नंबर पे हमने ग्रोथ पे डिस्कस किया। हमने कहा था ग्रोथ आपको क्लियरली समझना है। तो आपसे पूछा जाए कि ग्रोथ 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो नहीं है। फिर के कौन सा ग्रोथ है? इंटरनल ग्रोथ आपसे यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हो इंटरनल ग्रोथ इज ए 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सेकेंड नंबर पे देखिए हमारे पास कौन सा टॉपिक है? हम लोग प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म क्या है, इस पे पहले हम बात कर लें, आप समझ लो। क्योंकि बेटा आप 11th अभी शुरुआत कर रहे हो, तो आपने 9-10 में बायो बहुत बड़े लेवल पे नहीं था, तो इसलिए हर छोटी से छोटी बात आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे, आपको लग के पढ़ना है बस। ओके, तो आप आओ देखो, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फर्स्टली प्रोटोप्लाज्म है क्या? आप देखो यहाँ पे डिफाइन है, ऑल लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब ऑल लिविंग कंटेंट ऑफ सेल से यहाँ क्या रिलेशन हमारा है? आप सपोज करो एक नॉर्मली सेल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, आप देखो सेंटर में न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, ये सेल ऑर्गेनेल्स हो गए आपके, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, आप सपोज करो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो यहाँ पे ऑल लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, लिविंग कंटेंट से मतलब हमारा क्या है? टोटल जो लिविंग मटेरियल है। यहाँ पे होता क्या है, जो प्लांट सेल होती है आप देखोगे तो प्लांट सेल का सेल वॉल, प्लांट सेल का वैक्यूल एंड स्टोरेज फूड मटेरियल ये नॉन लिविंग में आते हैं। तो उन्हें नॉन लिविंग को हमें हटा के बताना है। तो समटाइम आपको दिखेगा कि ये आपको देखो आउटर एरिया में आपको क्या दिख रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जो कुछ भी है ये सब का सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो आप यहाँ पे मोस्टली आपने देखा होगा ये एरिया हम साइटोप्लाज्म मेंशन करते हैं, जहाँ पे आपके सेल ऑर्गेनेल्स और लिक्विड मटेरियल होते हैं, और सेंट्रली लोकेटेड क्या आपका है? ये न्यूक्लियस है। आप पूछोगे सर तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म मेंशन ही नहीं किया सर ने। तो प्रोटोप्लाज्म अलग से नहीं आएगा। प्रोटोप्लाज्म आप ध्यान से समझो, ये है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड
न्यूक्लियस। इन दोनों को मिला के, दोनों लिविंग कंटेंट है सेल के, याद रखिएगा, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम लोग प्रोटोप्लाज्म में बात करेंगे। इट मीन्स दैट हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, ये यदि हम सेल मेम्ब्रेन को हटा के बात करते हैं आपसे, तो सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें हमारी क्या कही जाएंगी, प्रोटोप्लाज्म कही जाएंगी, इनसाइड जो कुछ है। अब बात ये आती है, इसमें सारे सेल ऑर्गेन्स आएंगे, सब टोटल न्यूक्लियस हमारा आएगा। तो ये टोटल जो सेल ऑर्गेन्स और न्यूक्लियस हैं, तो हम बात करें फंक्शन ऑफ सेल की, वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल की, तो फंक्शन ऑफ सेल पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो फंक्शन ऑफ सेल आप देखोगे कहाँ पे होगा, तो टोटल जितने भी फंक्शन सेल के हैं, ऑर्गेनिज्म के, वो कहाँ पे होते हैं, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल में तो होते हैं। तो आप देखो सेकेंड पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इट इज साइट ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑल वाइटल एक्टिविटीज से हमारा क्या मतलब है, ऑल वाइटल एक्टिविटीज से हमारा मतलब है कि जो भी लिविंग के सर्वाइवल में जो प्रोसेस हेल्प करते हैं, लिविंग के सर्वाइवल में जो प्रोसेस हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हीं प्रोसेस को हम वाइटल एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो रहा है, रिलीज ऑफ CO2 हो रहा है, तो ये सेलुलर लेवल पे भी होगा, ये चीज़ें सेल करेंगी हमारी। तो याद रखिएगा बेटा, जब सेल करेंगी तो ये सर्वाइवल के लिए सब जरूरी हैं, तो ये वाइटल एक्टिविटीज़ इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर कंडक्ट होगा। ये जो इनसाइड आप देख रहे हो, इट मीन्स दैट जब वाइटल एक्टिविटीज सब उसी में होगा, तो बिना प्रोटोप्लाज्म के क्या लाइफ सर्वाइव करेगी, नो। विदाउट प्रोटोप्लाज्म लाइफ कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ, नहीं कर सकती है। इसीलिए इस रिस्पेक्ट में एक वर्ड सामने आएगा, जूलियन हक्सले, यू नो दैट, एक साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट किया था, किसे, प्रोटोप्लाज्म को। क्या रिप्रेजेंट किया था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्यों, रीजन हम आपको अर्लियर ही बता चुके हैं, बिकॉज प्रोटोप्लाज्म कंडक्टेड ऑल काइंड ऑफ वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सभी वाइटल एक्टिविटीज को ये कंडक्ट करता है। ये तो बात हो गई किसकी, अब ये भी हमने डिस्कस किया आपसे, ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, अब इसकी बात आती है कि ये 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंट या एब्सेंट होना 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। प्रेजेंट है तो लिविंग, एब्सेंट है तो नॉन लिविंग। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो लिविंग एंड नॉन लिविंग को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आइए बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे था, डिस्कस कर रहे थे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट मेटाबॉलिज्म है बेटा। अब नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेटाबॉलिज्म। आप देखोगे जो मेटाबॉलिज्म आपका, देखिए यहाँ पे देखिए, मेटाबॉलिज्म आप ग्रोथ था, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म था, मेटाबॉलिज्म थर्ड नंबर पे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग मेटाबॉलिज्म पे डिस्कस करने वाले हैं एट वंस। तो मेटाबॉलिज्म हमारा जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, वो क्या दिखेगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी में कलेक्टिवली अब हम बात करेंगे सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल पे क्या बात होगी, देखिए सेल्स अभी भी हमने डिस्कस किया था, प्रोटोप्लाज्म, वाइटल एक्टिविटीज़, सेल में प्रोसेस, फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, सारे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, जितना भी सेल हमारा प्रोसेस कंडक्ट करता किस फॉर्मेट में होगा। याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी हो या अदर एनिमल की बॉडी हो, जो हमारे फंक्शन होते हैं वो सेलुलर लेवल पे होते हैं और या हमारे टिश्यू लेवल पे होते हैं। तो जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में कंडक्ट होते हैं या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंडक्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ध्यान दीजिएगा, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन लिविंग सेल्स कलेक्टिवली टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। इसे हम मेटाबॉलिज्म का नाम देंगे। इट मीन्स दैट मेटाबॉलिज्म जितने भी प्रोसेस बॉडी कंडक्ट करती है, इन्हें हम कलेक्टिवली नेम दे सकते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं है?
नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं अपने। देखो जो मेटाबॉलिज्म आपका है ये कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, दो सेक्शन में। पहले सेक्शन पे हम बात करेंगे, इन्हें हम पहले सेक्शन में जब डिवाइड किया तो इन्हें एनाबॉलिज्म कहा गया है। दूसरे सेक्शन में हमने डिवाइड किया, इन्हें कैटाबॉलिज्म कहा गया है। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन की हम बात करेंगे। सबसे पहले पहला सेक्शन क्या डिफाइन करता है क्या वो सेक्शन? तो यू नो दैट फर्स्ट सेक्शन में क्लियर आपको दिख रहा है सिंथेसिस प्रोसेस है ये। अब सिंथेसिस क्या है? बनना। क्या चीज़ें हमारे बॉडी में क्या बन रही हैं, प्लांट की बॉडी में क्या बन रही है, अदर एनिमल में क्या बना रहा है, यू नो दैट। बनने से यहाँ रिलेशन है कि सिंपल कंपोनेंट को मिला करके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बनाना। जैसे आप अर्लियर टाइम में, आइए हम इसको ऊपर आपको थोड़ा समझा देते हैं। अर्लियर टाइम में आपने देखा होगा कि आपने फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन याद किया होगा, उस इक्वेशन पे हम भी बात करना चाहेंगे। आपने देखा होगा 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स, यहाँ पे लाइट होगा, आप सनलाइट लिख सकते हैं। प्लांट कैसा होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए, मीन्स यहाँ क्लोरोफिल होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए। ग्रीन प्लांट होना चाहिए आपका। तो CO2, H2O, 12H2O ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। अब ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिल रहे हैं, दोनों कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे एंड गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। बात यहाँ से आती है कि देखिए यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट बेटा इनऑर्गेनिक थे, इनऑर्गेनिक थे। ये प्लांट में रीअरेंज होकर के, ऐड होकर के इन्होंने ऑर्गेनिक कंपोनेंट ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया हुआ है। किसका फॉर्मेशन किया हुआ है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो ग्लूकोज कैसे बन रहा है? इनऑर्गेनिक से बन रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज नोन एज सिंथेसिस प्रोसेस। तो यू नो दैट ये फोटोसिंथेसिस है, नाम में सिंथेसिस लगा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? तो फॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म कहेंगे। इट मीन्स दैट यदि हम इसके एग्जाम्पल में बात कर लें कि सर एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोसेस तो आप समझ गए, लिखना एकदम सो सिंपल है। इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सिंथेसिस टेक्स प्लेस। सिंथेसिस बता दो, काम खत्म हो गया। सिंथेसिस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। सिंपल एनाबॉलिज्म हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल पे हम अभी बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ओके। सेकेंड नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं? ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। यहाँ पे आप एनिमल्स में देखोगे क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं और चीज़ें यहाँ पे क्या आपको दिखेंगी? कैटाबॉलिज्म की हम बात करते। देखो अब ये तो हमारा क्या था? एनाबॉलिज्म था। एनाबॉलिज्म में जो प्रोसेस हमारे बॉडी में क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं या बनते हैं। आप कोई भी प्रोसेस बता सकते हो, फैट का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्लांट में हो रहा है। ये ओवरऑल प्रोसेस सबके सब कहाँ आएंगे? एनाबॉलिज्म में इसे हम कंसीडर करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं, हमारा सेकेंड टॉपिक इसमें क्या है? कैटाबॉलिज्म है, ओके। आइए बेटा अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो सेकेंड टॉपिक था कैटाबॉलिज्म, ओके। तो आइए कैटाबॉलिज्म पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैटाबॉलिज्म में हमें क्या चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए आप सेकेंड नंबर क्या मेटाबॉलिज्म में हम लोग क्या बात करेंगे अभी यहाँ पे। आइए कैटाबॉलिज्म पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कैटाबॉलिज्म जैसा अभी भी हमने कहा आपको, सिंपल एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा था? सिंथेसिस। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कैटाबॉलिज्म में चीज़ें ब्रेक होंगी। क्या होंगी चीज़ें? यहाँ पे चीज़ें आपकी ब्रेक होंगी, ठीक है। तो आप देखोगे
कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म टॉपिक जो आपका है ये रिलेटेड था ब्रेकडाउन से। आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गलत लिख गया है थोड़ा सा। हम बात करते हैं, ये हमारा प्रोसेस है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन से हमारा क्या लेना देना? ब्रेकडाउन में टूटने का प्रोसेस है। टूटना मतलब क्या हो गया? अब एकदम सिंपल की बात करो, एकदम ब्रेकडाउन से हमारा मतलब है, यहां आप सपोज करो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। सो सिंपल। रेस्पिरेशन हो रहा है आपका, रेस्पिरेशन भी क्या है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का प्रोसीजर है। तो ब्रेकडाउन का मतलब सिंपल है, क्या सिंपल है? टूटना। तो इन सब प्रोसीजर में ब्रेकडाउन के प्रोसीजर होंगे और उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? कैटाबोलिज्म कहेंगे। ओके, तो हमने क्या समझ लिया? हमारा जो प्रोसीजर था प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए वापस आते हैं हम लोग। देखिए हमने ग्रोथ बता दिया, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हमारा है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यू नो दैट बेटा, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका टॉपिक है यहाँ पे एकदम सो सिंपल आपको समझना है। दुनिया का कोई भी लिविंग है विदाउट सेल होगा? नहीं होगा। इट मीन्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। बिना सेल के कोई भी लिविंग नहीं होगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यदि हम बात करें तो एक्सेप्ट, हालांकि जानते हो पहले से एक्सेप्शन में रहा है वायरस, बिकॉज वायरस को बेटा लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंसीडर किया गया है। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंसीडर किया गया है, इसलिए वायरस को समटाइम एक्सेप्शन दे दिया। कभी आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, उसमें आ गया सेलेक्ट द एग्जाम्पल विच डज नॉट कंटेन सेल, तो वहाँ पे बैक्टीरिया, ईस्ट, वायरस, प्रोटोजोआ नाम लिखा रहेगा। तो वायरस में कभी भी आप सेल मत लगाइएगा, बिकॉज वायरस एसेलुलर होता है। इट मीन्स दैट सेलुलर प्रॉपर्टी हो गई, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी आपकी थी, ये सारी प्रॉपर्टीज 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थी। क्या थी? 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थी। ओके, आगे बात करते हैं। ये 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस किस इवेंट का नाम है? इस पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। होम्यो मतलब से क्लियर हो रहा है बेटा? होम्यो मीन्स होता है स्टेबल, एक जैसा। स्टेसिस मीन्स हमारा जो लेवल है, तो एक जैसा कैसे, क्या लेवल, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? बात यहाँ पे हो रही है इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट की। आपके बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है, जो आपकी सॉल्ट वैल्यू है, जो ब्लड की कॉन्स्टेंसी है, इन सब पे डिस्कस हो रही है। तो याद रखिएगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे हम बात कर रहे हैं। एंड इट कैरीड आउट बाय रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये हमारे बॉडी के रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब है ये बॉडी को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म है। मेंटेनेंस ऑफ द फेवरेबल डायनेमिक कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंटल ऑफ द बॉडी। इन्वायरमेंटल जो बॉडी का कंडीशन है, उस इन्वायरमेंटल बॉडी कंडीशन को मेंटेन करता है, कॉन्स्टेंसी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेबिलिटी क्या है? जैसे आप सपोज करो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या 37 है, तो 37 मेमेलिया का टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का है, तो 37 हो ही रहना चाहिए। यू नो दैट थोड़ा सा बढ़ता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है, 99 होने पे आप बोलते हो सर फीवर हो गया, ये हो गया। यस, मतलब बॉडी टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। तो अब इस किस तरह से हम समझेंगे? कॉन्स्टेंसी हमें यहाँ पे मेंटेन करनी है, याद रखिएगा। जो बॉडी इन्वायरमेंट है उसको हम क्या करेंगे? कॉन्स्टेंसी मतलब जो डायनेमिक कॉन्स्टेंसी है हमारी, ये मेंटेन होनी चाहिए। क्या सारे एनिमल्स इस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं या नहीं? इस पे बात करते हैं। आप देखेंगे कि जो बॉडी टेम्परेचर हर एनिमल का है, ऑर्गेनिज्म का है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इस बेस पे जो होम्योस्टेसिस हमारा है, इस बेस पे हमने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। एनिमल के कितने ग्रुप हो गए? 2 ग्रुप हो गए। किस बेस पे हम बात कर रहे हैं? बॉडी टेम्परेचर आप ले लो। बॉडी टेम्परेचर के बेस पे
ये 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। बात समझ में आई? आप ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ पे जो केस है वो है एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, या इसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कह सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है, जो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, हमारे पास क्या चीज़ें हमें डिफरेंट मिलेंगी। तो यहाँ पे सो सिंपल तरीका होगा बेटा कि जो बॉडी टेम्परेचर है एक्टोथर्मिक का, आप देखेंगे डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट कहानी आपको बता रहा है। मतलब इनका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होगा। आप सपोज करो आपसे पूछा जाए कहीं पे कोई फ्रॉग रह रहा है, फ्रॉग, ये आपके यहाँ एक बार मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है अर्लियर, फ्रॉग है और उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, वो 20 डिग्री सेल्सियस बता रहा है आपको। कितना बता रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो अब बात ये आती है जो 20 डिग्री सेल्सियस, अब फ्रॉग का टेम्परेचर कितना होगा और ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होगा। तो यू नो दैट ह्यूमन तो कांस्टेंट वाला यहाँ पे आएगा आपका मेमल, तो वो तो 20 का अपनी बॉडी तो चेंज नहीं कर सकता, ह्यूमन 37 रहेगा। बट फ्रॉग कितना होगा? तो फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर इस टेम्परेचर के लगभग इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा। यदि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फ्रॉग और अदर एम्फीबियन का टेम्परेचर, अदर एनिमल्स का जो कि इस ग्रुप में आते हैं, उनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के बराबर होगा। रीज़न मैंने आपको क्लियर बताया, क्योंकि इनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखो यहाँ पे एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं। एंडोथर्मिक मतलब क्या है? एंडोथर्मिक मीन्स इंटरनल इन्वायरमेंट ये बैलेंस कर लेते हैं, इन्हें आउटर एरिया से कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा ये बैलेंस करेंगे। गर्मी बहुत है, हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम बदल तो सकते नहीं हैं, तो प्रॉब्लम है एसी चला लिया, फ़ैन चला लिया। ठंडी आ गई तो रूम हीटर चला लिया, आग जला लिया। तो बॉडी हमने बैलेंस करना हम नहीं कर सकते, तो हमें अपने एटमॉस्फेयर को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड बोलते हैं। इनकी खास बात आप देखो, जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वाले हैं, बॉडी टेम्परेचर यहाँ चेंज होने का कोई सवाल नहीं है। तो आपको बर्ड्स, मैमल्स, ये 2 तरह के एनिमल्स यहाँ आपको नज़र आएंगे। बर्ड भी दिख जाएंगे और मैमल्स भी दिख जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? आप देखो यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं साथ में। इनके एग्जाम्पल में अभी भी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था मैमल में, जैसे हमने अब कहा आपको कि आप इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेटा देखिए, बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी होम्योस्टेसिस पे थी। अब आप देखो होम्योस्टेसिस कहाँ पे? यहाँ पे था। हमने ये प्रॉपर्टी अभी अभी डिस्कस की आप लोगों से। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं बेटा 2-3 प्रॉपर्टियाँ, या सो सिंपल प्रॉपर्टी, आप पहले से इसको डिफाइन कर रखे हो, आप लोग बेसिक जानते हो, या बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, थोड़ा सा बताना है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यू नो दैट इज़ द नेचुरल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच any organism able to produce new one themselves। तो न्यू वन को प्रोड्यूस करता कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो क्या ये 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं। अब सर क्यों नहीं? रीज़न ये है, बहुत से ऐसे एनिमल हैं, कुछ ऐसे जैसे आपको हनी बी में ड्रोन मेल दिख जाएगा, वो तो रिप्रोड्यूस करता, बट वर्कर्स उनमें होती हैं एक फीमेल, वर्कर्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो वर्कर्स क्या लिविंग नहीं है? हैं। स्ट्राइल मेल मान लो कोई है जो न्यू वन नहीं प्रोड्यूस करना चाह या नहीं कर पा रहा है, तो वो भी तो लिविंग में आएगा। तो स्ट्राइलिटी की वजह से, स्ट्राइल की वजह से यहाँ पे 100% इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्राइल यदि कोई ऑर्गेनिज्म है न्यू वन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो उसे नॉन। बेटा जो स्ट्राइल प्रॉपर्टी हमने कही अभी आपको रिप्रोडक्शन में, तो स्ट्राइल प्रॉपर्टी जो क्रिएट होती है एनिमल्स में, इससे 100% जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनने वाली थी, ये नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी? अभी भी हमने आपको कहा था, अर्लियर बताया कि जो स्टेरिलिटी है या स्ट्राइल प्रॉपर्टी है, ये ऑर्गेनिज्म में है, तो क्या उसे आप लिविंग नहीं कहेंगे? लिविंग कहना पड़ेगा आपको। रीज़न ये है कि न्यू वन से प्रोड्यूस न कर पाना नॉन लिविंग हो जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है।
और ना ऐसा होगा, इट मीन्स दैट स्ट्राइल है बट लिविंग हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या नहीं कर सकते बेटा, रिप्रोडक्शन 100% लिविंग प्रॉपर्टी में नहीं आता है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड लिविंग प्रॉपर्टी, ये बोल सकते हो आप। ओके, आइए आगे बात कर लेते हैं। कमिंग प्रॉपर्टी हमारी जो आने वाली, वो कमिंग प्रॉपर्टी हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी है रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन। अब ये क्या है, यू नो दैट इट इज 100% लिविंग प्रॉपर्टी, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू काइंड, एरोबिक एंड एनारोबिक। ये दो तरह के हो सकते हैं आपके, एरोबिक एनारोबिक, बट दोनों रेस्पिरेशन में ही आएंगे और रेस्पिरेशन के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। आप जानते हो यहाँ पे ऑक्सीजन या तो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ये मायने नहीं रखता, या तो हो या तो न हो, दोनों केसेस में हम बात करेंगे। यहाँ पे फूड तो ब्रेक होगा, और फूड ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज करेगा, फूड ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी वो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पायरेट कर रहा है वो उसका यूज करेगा, उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा अपने सर्वाइवल में, और उसके सर्वाइवल में वो एनर्जी हेल्प करेगी। इट मीन्स दैट विदाउट रेस्पिरेशन नो वन कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ, सो इट इज 100% लिविंग प्रॉपर्टी। ओके, तो ये 100% लिविंग प्रॉपर्टी हमने आपको समझा दी। आखिरी जो लिविंग प्रॉपर्टी हम बताने चल रहे हैं आपको लास्ट में, ऐसा नहीं बेटा ये लास्ट है, जो हमने सीरियलाइज किया था उसकी लास्ट प्रॉपर्टी हम आपको बताने वाले हैं। हमने सीरियलाइज किया था न्यूट्रिशन, हमने लास्ट में आपको बताया। न्यूट्रिशन क्या लिविंग की 100% प्रॉपर्टी में आएगा? यस, विदाउट न्यूट्रिशन नो वन सर्वाइव ऑन अर्थ। बिना न्यूट्रिशन के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। न्यूट्रिशन चाहिए ही, खुद से गेन करे, खुद से बनाए, दूसरों से ले, या वो एनी हाउ इन्वायरमेंट से मैनेज करे। मैनेज कहीं से करना पड़ जाए, बट न्यूट्रिशन हमें टेक आउट करना है। आप जानते हो न्यूट्रिशन के बेस पे ऑटोट्रॉपिक हैं, हेटरोट्रॉपिक हैं, पैरासिटिक हैं, सेप्रोफिटिक हैं, होलोजोइक हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताए जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं, अभी हमारा पूरा सिलेबस पड़ा हुआ, पूरे सिलेबस पे हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। आप देख रहे हो न्यूट्रिशन पे हमने बात किया, न्यूट्रिशन 100% लिविंग की प्रॉपर्टी मिलेगी। ओके, आपने देखा बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस किया जितने भी लिविंग प्रॉपर्टीज़ थे, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1 बाय 1। हमने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको समझाई है, और कोई भी बायो से रिलेटेड या अदर इंक्वायरीज आपको चाहिए और कोई डाउट हो तो आप हमारे इस वेबसाइट एंड इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।